नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज सभी का उत्कर्ष परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं, हम डेली शाम को 7 बजे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करते हैं जो कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम जैसे RUSS हो गया, UPC नेट हो गया और एम्स हो गया, उसमें कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो एक बार तमाम विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। और आज वो महत्वपूर्ण बेसिक प्रश्न है जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक जो साइंस का बच्चा 11th-12th का जो किसी कंपटीशन का एग्जाम देता है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों, पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तमाम विद्यार्थी जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो आंसर ठीक लगे वो आंसर देंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है। आर्तो सारणी की तीसरी पंक्ति में सोडियम से क्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या, जी हाँ, थर्ड रो पीरियोडिक टेबल्स एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम, आप जानते हो लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम और ऐसे ही बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही मेरा यहां पे अप टू क्या हो गया, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो मैं इधर से इधर जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज में क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल क्या रहती है, सेम। मतलब आपका जो थर्ड रो के अंदर शेल सेम रहेगी, मगर प्यारे विद्यार्थियों साइज क्या होगी, कंटिन्यूसली डिग्रीज होगी। साइज क्या होगी, डिग्रीज होगी। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। हाँ जी सर, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है। मतलब आपके प्रोटॉन बढ़े और इलेक्ट्रॉन बढ़े, बट सेल क्या है, सेम है। बट आपकी सेल क्या है, सेम है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है साथियों, आपका बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज क्या होगी, डिग्रीज होगी। जेड इफेक्टिव क्या होता है दोस्तों, कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो कंटिन्यूसली डिग्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट प्यारे विद्यार्थियों, साइज ऑलवेज डिग्रीज। साइज क्या होगी, डिग्रीज होगी। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। तो ध्यान रखना, आपकी सेल इंक्रीज होती है तो साइज भी क्या होती दोस्तों, इंक्रीज होती है। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि लेफ्ट टू राइट कभी भी जाएंगे तो साइज क्या होगी, कंटिन्यूसली डिग्रीज होगी। और ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होगी, डिग्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आंसर जाएगा मेरा ए। साइज इंक्रीज नहीं होती है, डिग्रीज होगी। तो ध्यान रखे, बेसिक प्रश्न है और पीरियोडिक टेबल्स का। लेफ्ट टू राइट साइज डिग्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड ऑन, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, किस पे निर्भर करती है। चलिए आंसर दीजिए तमाम विद्यार्थी जल्दी से। बिल्कुल तमाम विद्यार्थी जल्दी से आंसर देंगे। सबने सोच लिया आंसर क्या होगा। देखिए अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या साथियों, जब कोई एटम ए है, गैसियस स्टेट में सिंगल एटम है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ए माइनस जाएगा और प्लस ऊर्जा रिलीज करेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी, जब कभी कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आपका क्या बनता है, अनायन बनता है। क्या बनता है, अनायन बनता है। और एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। नॉर्मली प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नॉर्मली कैसा है, एक्सोथर्मिक है। कि जब कभी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अनायन बनता है, क्या बनता है, अनायन बनता है, ऋणायन बनता है, तो उसके बदले में एनर्जी रिलीज करता है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और फ्लोरीन माइनस बना और उसको एनर्जी क्या हुई, एक्स जूल एनर्जी रिलीज हुई।
ये एनर्जी कितनी रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ए गैसियस आइसोलेटेड एटम कन्वर्टेड इनटू अनायंस, जब कभी अनायन में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी रिलीज उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ये प्यारे विद्यार्थियों, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपकी ये भी बढ़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों किस पे ऊपर निर्भर करेगी, क्या एटॉमिक साइज, हाँ जी सर करती है, क्या न्यूक्लियर चार्ज, हाँ जी सर इस पे भी करता है, क्या एटॉमिक नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इन जनरल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड टेबल्स में तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही पीरियड टेबल्स में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात मेरी समझ में आई सभी विद्यार्थियों को? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ध्यान रखें। और ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो किसकी होती है और किस पे निर्भर करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे निर्भर करती है। जो फुल्ली फील्ड है, जो फुल्ली फील्ड है और हाफ फील्ड है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है दोस्तों, जीरो होती है, या क्या होती है, जीरो होती है। जैसे मैं बात करूं कि नोबल गैस है, उनकी अष्टक क्या है, पूर्ण है। जो नोबल गैस है उनकी अष्टक क्या है, पूर्ण है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उनकी जीरो होगी। ठीक है, मिनिमम होगी, क्योंकि जो हाफ फील्ड है, फुल्ली फील्ड क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी साथियों, कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर, तमाम विद्यार्थी जल्दी से आंसर देंगे, कोई विद्यार्थी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बेसिक प्रश्न है। ठीक है, हर एक विद्यार्थी को इसका आंसर आना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चंस क्या है, गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी हाँ, सारे विद्यार्थियों क्या पूछा है, विद्युत ऋणता, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक जाते हैं तो विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता क्या क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले आप सभी को विद्युत ऋणता पता होनी चाहिए कि प्यारे विद्यार्थियों विद्युत ऋणता क्या होती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक साथियों क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। सर क्या रिलेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे दोस्तों ए ने और बी ने कोवेलेंट बंध बनाया हुआ है, सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है। कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंधन बना हुआ है। अब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माना कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा मैंने एज्यूम किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन से, बंध वाले इलेक्ट्रॉन्स। इस बंध वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, अपनी तरफ खींचने की शक्ति, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने माना ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो जो बंधन वाला इलेक्ट्रॉन है वो ए अपनी तरफ खींच लेगा, ए की तरफ आ गए और बी से दूर चले गए। और तो साथियों जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जिनसे दूर जाते हैं उनसे पॉजिटिव आता है। तो मैंने माना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ए की ज्यादा किससे, बी से। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली होती है, साइज के। किसके, साइज के। साइज कम
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब मेरे मित्रों, आप फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जाओगे तो साइज क्या होगी मेरे भाई? साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाँ जी सर, साइज इंक्रीज होगी। तो ईएन क्या होगी? घटेगी। ईएन क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन होगी, फिर ये आयोडीन होगी। ठीक है, तो मोस्ट ईएन कौन एलिमेंट है? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से है? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी साथियों? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे भाई हाँ ना बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है और बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? वेरिएबल वैलेंसी जनरली फीचर्स ऑफ, कि वेरिएबल वैलेंसी किसका फीचर्स है? हमने देखा था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन किसका फीचर्स है, तो किसका था? क्या एस ब्लॉक का? नहीं सर, एस ब्लॉक में तो फिक्स होती है 1 और 2। तो वेरिएबल किसकी होती है? तो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि वो कलर्ड होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। इनकी विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल में देखा था। तो वो किसकी एक वन ऑफ द एक प्रॉपर्टी क्या थी उसकी? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब मैं बात आपसे पूछूं मेरे भाई, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। सबसे पहले मेरे भाई ये इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज क्या होती है? निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज कौन सी होती मेरे दोस्तों? कौन सी होती है? तमाम विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सी होती है। अरे मेरे भाई इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज कौन सी होती है? आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। कौन सी? आयनिक बॉन्ड। और सर ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब आयनिक बॉन्ड की बारे में मैंने बात की थी तो मैंने बोला था कि जनरली एक मेटल हो और दूसरा क्या हो? नॉन मेटल हो। उनके बीच का जो बंधन होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जनरली मेटल कौन से? जनरली एस ब्लॉक के। कौन से? एस ब्लॉक के। और नॉन मेटल कौन से? जनरली पी ब्लॉक के। क्योंकि यहां पे एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और आसानी से बॉन्ड बनाते हैं, उसे बोलते हैं कौन सा? आयनिक बॉन्ड। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल, मेरी मन की आंखें कह रही हैं कि सर मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम प्लस में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए। ऐसे ही मार्केट के अंदर राजकुमारी कलो घूम रही थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। जी हाँ, इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया और ये क्या बन गया? 2Cl- बन गया। और आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस दुनिया का रूल क्या है? अपोजिट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये MgCl2 बन गया और यहां पे एक ऊर्जा निकलेगी, उसे क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। तो यहां पे जो बंधन है कैसे बना? कैसे हुआ? एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने गेन किया। तो ये कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक गेन करता है, जो बंधन बनता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो आंसर जाएगा कौन सा? MgCl2। ये क्या आंसर है? ये किससे बना हुआ? साझेदारी से बना हुआ पहला बंधन। तो कौन सा है? कोवैलेंट बंधन है। इसकी बात करूं मैं तो ये भी कौन सा बंधन है मेरे भाई? ये भी कौन सा बंधन है? ये भी साझेदारी से बना हुआ है। तो
तो ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट। तो आयनिक कौन सा है, MgCl2 को। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैग्नीशियम मेटल से है, ये क्या है, नॉन मेटल है। और आप जानते हो ये किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना हुआ है। और इसके अलावा तीनों ऑप्शन कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये साझेदारी से बने हुए हैं। अरे मेरे भाई हाँ ना बोल, क्या मेरी बात पल्ले पड़ी कुछ या नहीं आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमाम विद्यार्थी जल्दी से आंसर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन का प्रश्न है, चलिए इसका आंसर देंगे तमाम विद्यार्थी। हाँ भाई तेरे को बोल रहा हूं मैं, जल्दी से दीजिए। चलिए चलते हैं अब हम इसको सॉल्व करने। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3, SO3 अणु में सल्फर की संकरण अवस्था क्या है? मेरे भाई इस बात का ध्यान रखियो कि SO3 की आपको संकरण अवस्था निकालनी है। सब कभी तुझे संकरण अवस्था निकालनी हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मोनोवैलेंट एटम। ये क्या होते हैं सर मोनोवैलेंट एटम? उसके नंबर लेने हैं जो मोनोवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 1 हो, जो एक बंधन बढ़ाए। जनरली कौन से होते हैं, हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स। एक्स का क्या तात्पर्य प्यारे विद्यार्थियों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके नंबर। ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को आपको ऐड ऑन करना है, और माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज। आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। और इसकी यदि वैल्यू आ जाए 2 आ जाए तो sp2, 3 आ जाए तो sp2, सॉरी 2 आ जाए तो sp, और 4 आ जाए तो sp3। अब चलते इसका फॉर्मूला लगाने। तो 1/2 सेंट्रल एटम कैसे पता लगता है साथियों, जो कम नंबर में हो, तो सल्फर की निकालनी है 1/2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के परिवार का है, और मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के परिवार के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अरे मेरे भाई कितने होते हैं जल्दी बता, 6। तो 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम के नंबर कौन से नंबर है, या तो आपके हाइड्रोजन के या फिर हेलोजन के। तो यहां पे ना हाइड्रोजन ना हेलोजन है, चलो कोई नहीं, 0 ऑक्सीजन के नंबर नहीं लेने। प्लस माइनस चार्ज भी नहीं है, तो 6/2 कितना हो गया, 3। और 3 के लिए प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, sp2, एक s और 2 p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मेरे दोस्तों, sp2। किसी विद्यार्थी को इसमें डाउट? ये प्रश्न ऐसे प्रश्न बच्चों RUSS के अंदर और यूपीसी नेट के फेवरेट प्रश्न है, हर बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं और विद्यार्थी फिर भी गलत करके आते हैं। तो कृपया करके ऐसे प्रश्नों में कभी गलती ना करें, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस सबके लिए मुश्किल है और आसान क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। एक आधा मुश्किल क्वेश्चन यदि रह गया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है, जो मीडियम क्वेश्चन है, वो किसी भी विद्यार्थी किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मेरा ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका कुछ अलग था। मैंने आपको सिखाया था कि ऑर्गेनिक में निकालना है तो अलग तरीका है, इनऑर्गेनिक में अलग है। इनऑर्गेनिक में ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस टाइप का, और जब कभी ये करीना वगैरह आ जाए मार्केट के अंदर, कैटरीना आ जाए, कार्बन आ जाए, तो अपन ने में क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस sp2 हाइब्रिडाइज, निम्नलिखित में से कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ऑर्गेनिक में कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, टोटल सिग्मा बंद ही काउंट करने हैं, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, सिग्मा बंद करते हैं, पाई बंद काउंट नहीं करते हैं। तो सिग्मा बंद यदि 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ये सिग्मा बंद 3 है तो sp2, और सिग्मा बंद यदि 4 है तो sp3। इस बात का ध्यान रखें।
अच्छा, आप एक बात और जानते हो प्रत्येक विद्यार्थी कि यदि कहीं भी सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा है, और कहीं भी यदि एक सिग्मा और एक बाई आ जाए तो एक सिग्मा और एक पाई, और कहीं प्यारे विद्यार्थियों एक सिग्मा और दो ऐसे आ जाए तो ये सिग्मा, ये भी पाई और ये भी पाई। क्योंकि अभी एक ऐसा प्रश्न और दिया हुआ आगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताने हैं। तो मेरे भाई आपको sp2, अब आप देखना, देखिए sp2, तो आप उस क्वेश्चंस को उठाए। अच्छा, करीना अपने जीवन काल में, कार्बन अपने जीवन काल में कितने बंधन बनाता है? मैक्सिमम 4। इस बात का भी ध्यान रखें, कार्बन के पास वैलेंस से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयर से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप देख के समझ जाओगे। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, इसके पास ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। यदि इस कार्बन की आपको संकरण निकालनी है तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 और 2। 2 के लिए क्या होगा? sp होगा। आंसर क्या होगा? C होगा। और कोई सा भी कार्बन आप निकाल के देख लिए, sp किसी का भी नहीं आएगा, sp किसी का भी नहीं आएगा। किसी विद्यार्थी को डाउट इसमें? अब इस कार्बन का निकाल लीजिए, 2 हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 हाइड्रोजन के हो गए और एक ये सिग्मा, तो क्या हो गया? sp2। ऐसे इस कार्बन की निकालो, 1 2 और 3 sp2। तो कोई सा भी कार्बन आप देखोगे सबकी sp2 आएगी, लेकिन यहां कौन सी है? sp है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए तमाम विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, सीबीएसई पीएमटी में आया हुआ है, और ऐसे प्रश्न अक्सर हमारे आरयूएसएस वाले और यूपीसी नेट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निम्नलिखित यौगिक में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग बोलते हैं प्यार से इसे, किसमें प्रेजेंट होती है? ये आपको आंसर देना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बात का पता होना चाहिए कि एच बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट होती है, उसके लिए कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है। तो आपको मार्केट में एक हाइड्रोजन ढूंढना है। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी कंपाउंड हो, एच को जोड़ ढूंढना है, और वो एच कौन से बंध से? कोवैलेंट बंध से। किससे जुड़ा हुआ हो? फोन से, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या फिर sp कार्बन से। हाँ जी बिल्कुल, कोवैलेंट बॉन्ड से। और सामने ही क्या आ जाए? कुछ ऐसा आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए। तो जो ये जो बंध होता है, बंधन क्या है? सिंपल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसे बोलते हैं एच बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एच बॉन्ड। तो कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? या तो फ्लोरीन से, या ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से। दिस इज द नाइट्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन, और या फिर sp कार्बन से। तो उसमें हमेशा 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और एक बात का ध्यान रखें मेरे दोस्तों, जो एच बॉन्डिंग आएगी तो कुछ बातें और लेके आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, दो अणुओं के बीच का अट्रैक्शन है, और ये थोड़ा वैंडरवाल से स्ट्रांग होता है। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो बंधन मजबूत हो जाएगा, दो अणुओं के बीच में बंधन मजबूत हो जाएगा। जब बंधन मजबूत हो जाएगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। पर एक बात का ध्यान रखें कि जो अपना वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। इस बात का ध्यान रखें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो वॉलेटाइल क्या होगा? लेस वॉलेटाइल होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए अब इसमें से बताइए किसके अंदर है। तो यहां हाइड्रोजन तो है,
मगर क्या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? नहीं है सर। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए, हाँ जी सर, हाइड्रोजन भी मिल गया। और किससे जुड़ा हुआ है? फोन से जुड़ा हुआ है सर। किससे? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। मतलब सर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इनमें बीच में क्या हो जाएगा? एक मोलिक्यूल्स और दूसरे मोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे हम पापी दुनिया वाले क्या बोलेंगे? एच बॉन्ड। जी हाँ, दिस इज द एच बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑफलाइन में एक विद्यार्थी बोला कि सर ये होगा एच बॉन्ड। मेरे लाडले, मेरे रसगुल्ले, ये एच बॉन्डिंग नहीं है, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है। जी हाँ, कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड है। एच बॉन्डिंग क्या होती साथियों? दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, बॉन्डिंग कौन सी होगी? ये, दिस इज द एच बॉन्डिंग। आया समझ में मेरे भाई? हाँ या ना बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने, और ये रहा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पास में। अकॉर्डिंग टू एमओ, जी हाँ मेडिकल ऑफिसर नहीं, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। जी हाँ, एमओटी नहीं, किसी को एमओटी मत बोल लेना, थप्पड़ खा लोगे। एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक नाइट्रोजन स्पीसीज टर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। एमओ के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी सूची बढ़ते क्रम में, बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? किसी भी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन पेयर ऑफ स्पीसीज। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं केमिस्ट्री की भाषा में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 बोलूंगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलूंगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 बोलूंगा। अरे मेरे भाई हाँ ना बोल। और मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक समझाई थी, कहीं ऑर्गेनिक बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके आपको यह ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन में कितना है? 3। तो नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन है प्यारे विद्यार्थियों। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 2 के पास कितने हो जाएंगे? 14। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है गुरुजी? 3 आ रहा है। दुनिया का प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है। तो आपको भी यही करना है। लिख लो 14। हाँ जी सर, लिख लिया 14। अब आपको क्या करना है? अब आपको 14 से आगे जाओ, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, और इसके आगे आओ 13, 12, 11 और 10। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है मेरे भाई? दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन। और एक बात का ध्यान रखना कि जो ये कंसेप्ट बता रहा हूं और जो एमओटी है वो डाई स्पीसीज के लिए है, और अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। अपने सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक की है, और किसके लिए है? डाई एटॉमिक के लिए। तो यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, और बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा मेरे भाई, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? देखिए, यदि 14 इलेक्ट्रॉन है तो 3 है। अब यदि आप फॉरवर्ड जाओ या बैकवर्ड जाओ, मतलब आगे जाओ या पीछे जाओ, आपको 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है? कम करना है। मतलब सर कि यदि इसका 3 है तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम करना। तो इसका क्या हो जाएगा? 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 0.5 और इसका 0। अच्छा सर, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका क्या तात्पर्य है? कि कोई बॉन्ड नहीं है उसके बीच में, कोई बॉन्ड नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे हम बात करें नियॉन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0। ऐसे इसका 2.5, इसका 2, इसका क्या होगा? 1.5, इसका 1। अब देखिए, अब आइए क्वेश्चन के ऊपर, ये रहा कंसेप्ट था।
अब इसका क्या क्या दिया हुआ आपको, 3 एटम दिए हुए, नाइट्रोजन, हाँ जी सर, नाइट्रोजन -2 और नाइट्रोजन -1। इससे आप क्या समझते हो, इसका मतलब इतने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, हाँ जी सर समझ गए 14 है। -1 का क्या तात्पर्य हुआ कि N2 ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास गेन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने गेन कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो पहले कितने थे, 14 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने हो गए, 15 हो गए। अच्छा, अब नाइट्रोजन के ऊपर N2 माइनस है, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि N2 था, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस पे और आके ऐड हो गए तो ये बन गया। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब कितने हो गए, 16। अब आप बताइए 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है मेरे भाई, बताइए 3, 15 का कितना है 2.5 और 16 का 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा मेरे भाई, 3, इसका कितना होगा 2 और इसका 2.5। अब आपको बढ़ते क्रम में बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, ध्यान रखना बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम से नहीं। तो सबसे पहले किसका होगा, N2 का होगा, ये रहा एक इस, और या फिर ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर N- का और फिर N2 माइनस का। तो आंसर जाएगा मेरे भाई सी। मेरा भाई हाँ ना बोल, समझ में आया या नहीं आया, अरे मेरे भाई तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। इसी से एक बात और प्रूफ होती है कि आपका नाइट और O2 क्या था, पैरामैग्नेटिक, वो भी यहां से पता लगता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक गैस है। किससे पता लगता है, MOT से, ठीक है, ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैसा है मेरे भाई, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। आगे मैं बात करूं मेरे भाई, ये रहा आपके सामने बहुत लड्डू क्वेश्चंस, जी हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं बिल्कुल इजी प्रश्न है। फिर भी सर आप क्यों करवा रहे हो इसको, क्योंकि आप देखिए ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे प्रश्न डायरेक्ट आपके यूपीसी नेट में, RUSS में और एम्स में, या बिहार हो गया या महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तमाम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बच्चे फिर भी गलती करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो भी हम इसको फोटो को ऐसे बनाते। कई बार एग्जामिनर हमारे साथ में खेल जाता है और वो डायरेक्ट इस टाइप से नहीं देता, जैसे CN लिख लिया, तो प्रत्येक विद्यार्थियों की बात पता होनी चाहिए कि इसमें इसका मतलब ये होता है, इसको जूम करके देखे तो ऐसा होता है, ठीक है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। यदि एग्जामिनर आपको CN दे दे तो आपको पता होना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के बंधन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना पहला बंधन हमेशा सिग्मा बनता है, क्योंकि बच्चों हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। कौन सी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और पहला बंधन सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो बाद में बनते हैं वो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं और पाई बॉन्ड बनते हैं। यही तो थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और बंधन बनाते हैं। तो आप लोग इस बात को जानते हो। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये सिग्मा, तो पहला हमेशा सिग्मा होता है, कहीं डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, और कहीं ट्रिपल बंधन है तो एक सिग्मा, पाई और पाई। अब चलिए बहुत लड्डू क्वेश्चन है, तो ये सिग्मा ये पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, ये भी सिग्मा। अच्छा, 2 डबल है तो इसका मतलब क्या है, एक सिग्मा और एक पाई, और यदि ट्रिपल है तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पे एक सिग्मा, ये भी पाई और ये पाई, तो मिले 2 पाई, और यहाँ पे भी 2 पाई, एक पाई ये हो गया। यहाँ ये सिग्मा, एक पाई ये और एक पाई ये, 2 पाई कर दो सीधा, इसको ये पाई, तो मेरे भाई ये सिग्मा, ये पाई और ये भी पाई, ये तो कौन सा है, अरे मेरे भाई ब्लैक वाला तो कौन सा है, सिग्मा, और ये दोनों क्या हो गए, पाई पाई, तो 2 पाई हो गए। तो अब देखिए, तो आपके टोटल पाई बंधन कितने हैं, 2, 2, 4, 6, 8 और एक 9, तो पाई बंधन तो आपके आ गए 9, और सिग्मा बंधन कितने होंगे मेरे भाई, सिग्मा बंधन कितने होंगे जल्दी से बताएंगे। तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, तो 9वीं सिग्मा और 9वीं पाई, तो 9 सिग्मा और 9 पाई। तो बहुत बढ़िया आंसर, देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, पहला ही आंसर, ठीक है। एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, विद्यार्थियों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी। उसने क्या पूछा
इसको घुमा के कि रेशियो बताओ, क्या बताओ, रेशियो किसका, सिग्मा और पाई का, सिग्मा और पाई का रेशियो पूछे आपसे एग्जामिनर, तो दुनिया का प्रत्येक विद्यार्थी कर लेगा क्या, हाँ जी सर कर लेंगे। ये भी 9 और ये भी 9, तो 1:1 आएगा। तो ये भी बात का ध्यान रखना, इस बात का भी। बेंजीन के केस में ये पूछा था, किसके केस में, बेंजीन के केस में सिग्मा और पाई का आपको एग्जामिनर ने रेशियो पूछा था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन है मगर आप समझ सकते हो ये नीट 2016 में आया हुआ है। इसका क्या तात्पर्य है, एक बार तमाम विद्यार्थी इसका अपने आप में आंसर देंगे। क्या आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो नीट का क्वेश्चंस? यदि आप लोग सॉल्व कर पाते हो, इसका आंसर ठीक बता पाते हो, तो अपने आप पे प्राउड फील करना, ठीक है, कि आपने नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस बात का ध्यान रखें, जब कभी आप बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करना, ठीक है, अपने आप पे प्राउड फील करना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो आपको कॉन्फिडेंस है वही आपको आगे की ओर लेके जाता है। तो कभी भी आप यदि अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपने आप में क्या फील करना, प्राउड फील करना। तो जल्दी सॉल्व कीजिए। पर नीट 2016 का प्रश्न है, क्वेश्चंस क्या है, चलिए कर लिया, आंसर लॉक कर लो। चलिए आपका आंसर लॉक। अब आपको बताना है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन्स NO2+, जी हाँ सर NO2+, दूसरा क्या है NO3-, हाँ जी सर NO3-, और अगला क्या है NO4-। मेरे हिसाब से गलत है, NO4 नहीं होगा, ठीक है, NO4 नहीं होगा, फिर भी हम लोग इसको मान लेते हैं NO4+ है, ठीक है, NO4+ नहीं होता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। NO4 तो नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, NO4 नहीं होगा, इसने मिस्टेक करी है, कुछ और होगा, क्योंकि NO4 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए फिर भी हम इसके दोनों के निकालते पहले। तो इसमें क्या होगा 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, ठीक है, कितने हैं, 5 है। चलिए आप लोग इसका, चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे, तो कितने होंगे 5 प्लस पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना -1, तो क्या होगा 4/2, क्या होगा इसका हाइब्रिड sp। इसकी बात करें तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 1 कितने हो गए 6/2, क्या होगा sp2, ठीक है। तो sp और sp2 आंसर क्या जाएगा, ये इसमें ध्यान रखिए कि ये नहीं है, ये रॉन्ग है, ये क्या है दोस्तों, रॉन्ग, ये ऐसा नहीं होगा। यदि इसकी होगी तो भी तो आंसर वैसे ही ये जाएगा, ये ऑप्शन नहीं, इसके अंदर ये ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, समय की सीमा पूरी हुई है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।